अब देखो सवाल नंबर 5, इसमें दिया है एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर 1000 रुपये और सस्ते श्रेणी के टिकट पर 600 रुपये का लाभ कमाया जा सकता है। एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है, तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट से यात्रा करने को वरीयता देते हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने टिकट बेचे जाएं ताकि लाभ का अधिकतमीकरण हो। अधिकतम लाभ कितना है, तो यहाँ लिख लेंगे। देखो पहले माना प्रथम श्रेणी के टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री यानी कि इनकी संख्या होगी x तथा सस्ती श्रेणी के टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, यानी कि यात्री y। अब देखो यहां, जबकि प्रथम श्रेणी के टिकट पर लाभ रुपये 1000 तथा सस्ती श्रेणी के यहाँ एक टिकट पर लाभ रुपये 600। तो उद्देश्य फलन जो आता है यहाँ पर z बराबर, तो यहाँ पर जो कुल अधिकतम यानी कि जो लाभ है वो 1000x, यानी कि 1000 की x में गुणा कर देंगे, क्योंकि एक टिकट पर जब उसे लाभ 1000 तो x टिकटों पे 1000x, 1000x जमा जब सस्ती श्रेणी के एक टिकट पर लाभ 600 रुपये, तो y टिकटों पर सस्ती श्रेणी के 600y। यहां लिख देंगे अधिकतम पहले हमने उद्देश्य लिख लिया कि क्या उद्देश्य है, अधिकतम लाभ कमाना, तो अधिकतम यहां लिख देंगे लाभ, इस तरह से। अब देखो यहां, तो अधिकतम 200 यात्रियों को जो है ये हवाई जहाज यात्रा करा सकता है। तो x
जमा y यात्री कितने हैं अधिकतम 200, तो ये साइन ऐसा आ जाएगा इसमें। अब कह रहा है वो एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। तो प्रथम श्रेणी क्या थी हमारी x, तो कम से कम 20, तो ये ऐसे साइन कर लेंगे, कम से कम इधर से पढ़ रहे हैं। अब कह रहा है वो प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुणे यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट पर यात्रा करते हैं। तो y कम से कम किसकी अपेक्षा, प्रथम श्रेणी की, ये दिया है 4 गुणे, तो 4x। तो अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि इस श्रेणी से 4x भी हो सकते हैं और इससे अधिक मान जो है ये सस्ती श्रेणी के बनेंगे, 4x या 4x से अधिक, इस तरह से। जबकि x और y दोनों के मान क्या है, धनात्मक है, तो x बड़ा बराबर 0 और y बड़ा बराबर 0, इस तरह से ये हम लिख लेंगे इसमें। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब यहां ध्यान दो, और ये वाली जो असमीकरण है इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, y माइनस 4x, ये इधर आ जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, और बड़ा बराबर 0 के, यानी कि यहाँ पर 0 जो है न्यूनतम। अब इन असमीकरणों के द्वारा सुगत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए हम इन असमीकरणों को समीकरण रूप में लिख लेंगे। समीकरण रूप में लेने पर अब पहले वाली जो असमीकरण है समीकरण रूप में लिख लेंगे, x जमा वाई, यहाँ बराबर का निशान आ जाएगा 200, दूसरे वाली x बराबर कर देंगे बीच में 20, फिर इसके बाद ये y माइनस 4x बराबर यहाँ 0, और x बराबर 0 और y बराबर 0, ये 4th नंबर। अब इनके लिए ग्राफ बना लेंगे हम। x डैश y डैश। अब पहले x बराबर 0 और y बराबर 0 दिखा देंगे, तो x अक्ष पर रेखा का समीकरण y बराबर 0, तो ये y बराबर 0 हो गया, और y अक्ष पर रेखा का समीकरण क्या है, x बराबर 0, तो x बराबर 0, तो सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 200, समीकरण 1 के लिए हम टेबल बना लेंगे।
समीकरण 1 से एक्स वाई, यदि x के स्थान पे हम 0 रखेंगे यहाँ तो y बराबर 200, और यदि y के स्थान पे हम यहाँ 0 तो x का मान 200। तो बिंदु A 0,200 और B 200,0 इस पे दिखा देंगे। अब देखो, अब चलते हैं पहले yx की तरफ को। तो है दोस्तों, तो एक बड़ा खाना जो है ये 20 के ले लेंगे। देखो यहाँ तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। तो एक बड़ा खाना जो है वो 20 के बराबर। तो यहाँ जो पॉइंट आ गया ये यहाँ लिख लेंगे इसे A 0,200। अब दूसरा 200,0। तो ऐसे यहाँ जब एक बड़ा खाना 20 के है तो 20 धाम 210 पॉइंट गिन लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि 20 धाम 200। तो यहाँ बी लिख लेंगे। ए और बी को मिला देंगे। इस समीकरण में लिख लेंगे x जमा वाई बराबर 200। अब x बराबर 20 है, तो x बराबर 20 जो है वाई एक्स के समानांतर है, तो 20 की दूरी पे से खींच लेंगे। तो एक बड़ा खाना 20 के लिया था, तो मैं यहाँ पर ये x बराबर जो है 20, जो इसके प्रतिच्छेद बिंदु है वो C, तो 20,0। अब आते हैं तीसरी रेखा के लिए। अब तीसरी रेखा के समीकरण के लिए हम टेबल बना लेंगे। एक्स वाई, यदि x का मान हम 0 रखेंगे इसमें, यदि x का मान 0 है तो y का मान भी 0, यदि y का मान 0 तो x का 0। तो यह रेखा किससे हो जाती है? मूल बिंदु से, क्योंकि इस रेखा का रूप जो है यहाँ देखो y बराबर यानी कि 4x, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, यानी कि y बराबर mx। तो किससे हो जाएगी? मूल बिंदु से। अब जब यह रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तो हम क्या करेंगे, इससे पहले कि 2 और 3 का इसका इंटरसेक्ट पॉइंट, क्योंकि ग्राफ पे हमें दिखाना भी है कि यह कहाँ पर छेद करेगी इसे, तो हम 2 और 3 से तो यहाँ इसका प्रतिच्छेद बिंदु यानी मूल बिंदु और प्रतिच्छेद बिंदु हमें यहाँ चाहिए। ठीक है, तो देखो तो 2 व 3 से, क्योंकि हमें पता लग गया कि यह मूल बिंदु से हो जाती है। लेकिन अब कोई सी यानी कि इस रेखा का परिच्छेद है इस रेखा का, तो इसका निकालो परिच्छेद बिंदु, तो वो सीधी जा गई है इस तरह से। तो 2 व 3 से
तो x के स्थान पे क्या रख लेंगे यहाँ 20, तो इसलिए y माइनस, अब x के स्थान पे यहाँ आ जाएगा कितना 20, तो 4 गुना 20, तो y बराबर कितना आ जाएगा 20 चौक 80, यानी कि माइनस करेंगे प्लस का हो गया, तो y का पता, यानी कि y बराबर 80 आ गया, और x कितना रखा था 20, तो इसलिए जो प्रतिच्छेद बिंदु है तो 20, 40, 60 और 80, यानी कि बिंदु डी लिख देंगे यहाँ। तो x का मान कितना था रखा था हमने इसमें 20, y का आया 80, तो अब इस रेखा को y माइनस 4x बराबर 0 को हम इसे खींच देंगे इसमें। ये इस तरह से, इसका नाम भी लिख देंगे y माइनस 4x बराबर 0, इस तरह से। तो अब यहां बिंदु D, ये अब एक प्रतिच्छेद बिंदु तो हमें प्राप्त हो गया D, इस वाले प्रतिच्छेद बिंदु को हम मान लेंगे E, और इस वाले प्रतिच्छेद बिंदु को मान लेंगे हम F। तो अब E के लिए, अब प्रतिच्छेद बिंदु E के लिए प्रतिच्छेद बिंदु E के लिए, तो कौन कौन सी रेखा परिचित करनी है, देखो यहां एक तो x जमा वाई, तो रेखा 1 व 3 से, रेखा 1 व 3 से, तो इसमें क्या करेंगे 1 में से 3 घटा देंगे, तो y से यहाँ y कट जाएगा और ये जुड़ जाएंगे इसमें, तो 1 में से क्या घटा देंगे 3 घटा देंगे, तो 1 में से रेखा का समीकरण 3 जैसे ही घटाओगे तो y से y कैंसिल हो गया, इसका माइनस का प्लस हो जाएगा, ये तो 4 1 5x, तो इसलिए 5x बराबर आ गया 200, तो x बराबर 5 चौक 20 यानी कि 40, तो x का मान कितना आ गया 40, तो 1 से, तो 1 में x के स्थान पर 40 रख लेंगे, जमा y बराबर 200, तो y बराबर 200 में से 40 घटा देंगे तो 160, तो इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु E के निर्देशांक आए E के 40, 160, तो E के स्थान पे लिख देंगे यहाँ तो 40। अब हम F के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु F के निर्देशांक, तो F x बराबर 20 और x जमा y बराबर 200 का प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये क्लियर है इसमें कि एक रेखा x बराबर 20 जो y x के समानांतर है, और दूसरे वाली रेखा x जमा 200, ठीक है। अगर इन दोनों को हल करें तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु F प्राप्त होगा, तो यहां लिख लेंगे इसमें प्रतिच्छेद बिंदु F के लिए, तो F के लिए, तो
एफ प्रतिच्छेदन है पहले वाली समीकरण जो है रेखा का x जमा वाई बराबर 200 का और x बराबर 20 का, यानी कि 1 और 2 का। तो 2 से, यानी कि 1 व 2 से लिख लेंगे, 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो x बराबर 20 जो है यहां रख देंगे इसमें x के स्थान पे। तो 20 जमा वाई बराबर 200। तो वाई 200 में से 20 जगह 180, क्या रखा था, 20 रखा था। तो x का पता है और y का पता लग गया हमें। तो f, क्योंकि केवल यहाँ x बराबर 20 था, क्योंकि ये रेखा का समीकरण जो है वो y(x) के समानांतर मैंने बताई है। तो x का रखा था हमने 20 और प्राप्त आया y का 180। तो f के निर्देशांक आ गए, तो f के हैं वो 20, 180। अब देखो यहां, अब ऐसा समीकरणों पर आ जाओ। यदि हम x के स्थान पे यहाँ 0 और y के स्थान पे 0 रखते हैं तो यह सत्य है, यानी कि 200 से छोटा है। तो सत्य है, तो इसका मतलब है कि मूल बिंदु जो है इसके क्षेत्र में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ जो यह मूल बिंदु वाला क्षेत्र, यानी कि यह वाला क्षेत्र इसमें ये आएगा, इसमें ऐसे, तो ये मूल बिंदु भी इसके क्षेत्र में आएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ x बराबर 20 के। तो अब x बड़ा किधर होगा, यानी कि जितना एंगल चलेंगे x समान बढ़ेगा और इनमें घटेगा। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में हमने ये साइन लगा दिया, तो ये सारा क्षेत्र बनता है इसमें। अब देखो यहाँ, अब ऐसा समीकरण जो है ये तीसरे वाले में, अब ये चेक करते हैं कि हम y और x का मान क्या रखें, यानी कि जो वह 0 से बड़ा बने। तो देखो, अब अगर ऊपर वाले बिंदु हम कोई सा एक बिंदु लेके चलते हैं, जैसे मान लिया ये पॉइंट हमने लिया था a स्टार्टिंग में 0 और 200, अगर हम इसे रखते हैं, अगर हमने रखा यहाँ x के स्थान पे क्या रखा 0 और y के स्थान पे 200, क्योंकि पहला x का मान फिर y का, तो यह क्या है, सत्य है। तो इसका मतलब है कि प्रवाह क्षेत्र इसका ऊपर के डायरेक्शन में बनेगा। अब देखो कॉमन क्षेत्र क्या बन रहा है हमारा, ये वाला त्रिभुज, यानी कि सभी में उभयनिष्ठ क्षेत्र है कि ऐसे भी इस तरह से, मतलब तो यह जो क्षेत्र है ये उभयनिष्ठ क्षेत्र बना हमारा DEF, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ये सभी को संतुष्ट करता है, यानी कि जितने भी क्षेत्र हैं वो इस त्रिभुज से होकर गुजरते हैं। तो अर्थात यह कॉमन क्षेत्र हुआ। देखो कैसे कॉमन हुआ, कि जब ऐसा क्षेत्र आया तो तब भी यह त्रिभुज आया। ठीक है, और जब x बराबर 20 रेखा द्वारा ऐसे समीकरण द्वारा ये ऐसे क्षेत्र घिरा तो तब भी त्रिभुज से होकर गुजरा। और जब ये ग्रीन लाइन जो है y - 4x, ठीक है, ये ऐसा समीकरण बड़ा बराबर 0 से होकर गुजरा तो भी इस त्रिभुज से होकर गुजरा। तो सभी स्थितियों में जो क्षेत्र इस त्रिभुज से होकर गुजरता है, तो जब इस त्रिभुज से होकर गुजरता है तो यह त्रिभुज क्या हुआ, उभयनिष्ठ हुआ, अर्थात सभी का कॉमन हुआ। ठीक है, तो अब देखो यहां, अब यह टेबल बना लेंगे, यहां लिख लेंगे कोणीय बिंदु, और z बराबर 1000x जमा 600y, तो अब यहां देखो 1000x जमा 600y, तो यहां
ये 600 वाई। तो अब बिंदु देखो यहां, बिंदु डी, यानी कि जो क्षेत्र उभयनिष्ठ है उनके कॉर्नर पॉइंट है, यानी कोणीय बिंदु तो डी के हैं 20,80 और बिंदु ई 40,160 ऐसी एफ 20,180। अब यहां ध्यान दो, देखो सर बारी बारी से हम इनके मान रख लेंगे इसमें। तो जब x के स्थान पे, तो यहां देखो अब मैंने मान रख दिए इनके। तो z के मान जो हैं बिंदु d पर 68,000 प्राप्त हुआ, बिंदु e पर 1,36,000 और बिंदु f पर 1,28,000। अब उसने कहा है कि अधिकतम, तो अधिकतम कहाँ 1,36,000 बिंदु e पर प्राप्त होता है, तो यहां लिख लेंगे अधिकतम। तो अगर वह प्रथम श्रेणी के 40 टिकट बेचे, तो यानी कि प्रथम श्रेणी के 40 टिकटों और सस्ती श्रेणी के 160 टिकटों की बिक्री पर जो है उसे अधिकतम लिख लेना। तो ऐसे ही 1,36,000 रुपये का अधिकतम लाभ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैंने लिख भी दिया है कि प्रथम श्रेणी के 40 टिकटों वह सस्ती श्रेणी के 160 टिकटों की बिक्री पर लाभ जो है वो 1,36,000 रुपये। ठीक है, तो मैंने कहा इसकी सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 6, इसमें दिया है दो अन्य भंडारों ए और बी की भंडारण क्षमता क्रमशः, जो ए भंडार है उसकी 100 क्विंटल है और जो बी है उसकी क्षमता जो है वो 50 क्विंटल है। उन्हें 3 राशन की दुकानों, ये 3 राशन की दुकान है DEF, ठीक है, पर अन्न उपलब्ध कराना है जिनकी आवश्यकताएं, जो दुकान डी की आवश्यकता है वो 60 क्विंटल की है, जो ई दुकान है उसे 50 क्विंटल चाहिए, जो एफ दुकान है उसे 40 क्विंटल चाहिए। भंडारों से दुकानों को प्रति कुंटल परिवहन व्यय निम्न सारणी के अनुसार है। ये सारणी, इधर व्यय की सारणी बना ली मैंने, यानी कि इसको जब ए से, यानी कि भंडार ए से जब डी दुकान को सप्लाई करेंगे तो वहां पर जो किराया लगता है वो 6 रुपये प्रति क्विंटल का किराया लगता है। जब ई को सप्लाई करेंगे ए से ई को तो 3 रुपये प्रति क्विंटल किराया लगेगा। जब एफ को सप्लाई करेंगे तो 2.50 प्रति क्विंटल का किराया लगता है। जब ए भंडार से डी दुकान पे लाए, ई पे लाए और एफ पे लाए। अब भंडार बी से जब डी दुकान पे लाते हैं तो उसका किराया जो है कि क्या हिसाब से लगता है, 4 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से परिवहन, और ई के लिए 2 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से, और जब बी से एफ की तरफ आओगे तो 3 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से वो किराया लगता है। ठीक है, अब देखो यहां अब एक थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। देखो बहुत ही, जितना तुम इसमें सवाल को ध्यान से समझ लोगे उतना ही तुम्हें ये अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि अपने आप को खुद से कोई, यानी कि अगर हम खुद अपने आप से ज्यादा हमें कोई नहीं समझा सकता। तो एक विचार करो, यदि भंडार ए से, यदि भंडार ए से, ये जो भंडार है, पहली दुकान को X क्विंटल अनाज उपलब्ध करा दिया और ए से ही दूसरी वाली दुकान को Y क्विंटल अनाज उपलब्ध करा दिया। ठीक है, तो X प्लस वाई तो यहां मिल गया, तो बाकी जब 100 था तो 100 में से X प्लस वाई, यानी कि जब 100 में से कॉस्ट X प्लस
y जो बचा कुचा है वो किसे मिल जाएगा, f को मिल जाएगा। किसे मिल जाएगा, f को। ठीक है, तो x क्वांटल a से इसे मिल गया, फिर a से y क्वांटल हमने e को दे दिया, और फिर x प्लस वाई तो इन दोनों में आ गया। तो अब जब 100 क्वांटल है तो 100 में से बचा हुआ किसे, f को मिला। ठीक, अब देखो यहां, जब d दुकान की जो आवश्यकता है वो 60 क्विंटल की है, और 60 क्विंटल में से x क्विंटल से मिल गया a से, यानी कि x क्विंटल किससे मिला, भंडार a से मिल गया, तो बाकी कितना और चाहिए, 60 माइनस x क्विंटल अनाज इसे और चाहिए, किससे, b से। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि 60 यानी कि जितनी आवश्यकता थी x तो यहां मिल गया, 60 में से x घटा के इतना और चाहिए इसे। ऐसे ही जब E की जो आवश्यकता 50 क्विंटल की है, y क्विंटल मिल गया, तो और कितना चाहिए, 50 माइनस y। ठीक, तो B से 60 माइनस x मिल गया, और B से भंडार से 50 माइनस y मिल गया। अब इसका कुल मान कितना है, 50, तो सेम ऐसे करेंगे। तो अब जब f को देंगे तो 50 में से इस वाले को जोड़ देंगे, 60 माइनस x प्लस इसे जोड़ देंगे, यानी कि 50 में से जो जुड़ के बचेगा वो किसे, f को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 50 माइनस का साइन आके 60 जमा के x माइनस के 50 और प्लस के y, तो x प्लस y ये कट गया इसमें, तो x प्लस वाई माइनस 60, इस तरह से। ज्यादा सोचना नहीं है, भंडार ए से x मिला, d को भंडार ए से y मिला, बिल्कुल इस तरह से ऐसे यही रिपीटिंग जो है इसमें करनी है। ये तो बचा हुआ 100 माइनस एक्स प्लस वाई, ये f को मिल गया। जब इसकी क्षमता यानी कि इसे 60 क्विंटल चाहिए, x क्विंटल इसके गोदाम में आ गया दुकान के, यानी कि दुकान में x क्विंटल आ गया, तो 60 माइनस एक्स किससे लेगा, इससे लेगा। क्लियर है। ऐसे ही जब y मिल गया और अर्ज चाहिए 50, तो y तो मिल गया, तो बाकी कितना 50 माइनस वाई, क्योंकि y तो यहां मिल गया, तो किससे लेगा, b से लेगा इसे, और बाकी 50 में से इन दोनों जोड़ के घटा दो, वो किसे, f को मिल जाएगा। ठीक, अब इसलिए देखो यहां, तो अब हमें यह ध्यान रखना है कि जो इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है। जो उद्देश्य है वो दिया है कि परिवहन का न्यूनतम किराया, यानी कि वह कह रहा है कि व्यय जो है, जो खर्च है वो न्यूनतम हो, परिवहन व्यय। तो अर्थात उद्देश्य फलन बनेगा, देखो यहां इसका न्यूनतम जेड बराबर, देखो जब ए से डी को सप्लाई हुई थी तो 6 रुपये प्रति क्विंटल था, तो इसकी गुणा किसमें कर देंगे, इस एक्स में, यानी कि इसके लिए कुल किराया, यानी कि इसकी गुणा इसमें कर देंगे, तो 6x, क्योंकि x क्विंटल आया ए से डी की तरफ, तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, क्योंकि जब 6 रुपये प्रति क्विंटल का उसका किराया था, तो ऐसे गुणा करते चलेंगे, जमा का निशान लगा देंगे, ऐसे 3 की y में फिर जमा का निशान लगा देंगे। अब ऐसे 2 रुपये 50 पैसे की गुणा इसमें कर देंगे, सो कोष्ट में x जमा y, फिर प्लस ऐसे ही 4 की 60 माइनस एक्स में कर देंगे, प्लस ऐसे ही
2 की 50 माइनस वाई प्लस ऐसे ही 3 की एक्स प्लस वाई माइनस 60 में कर देंगे। इस तरह से। अब देखो यहां अब इस हल कर लेंगे। 6x प्लस 3y प्लस इसकी जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना 250 फिर इसकी इसमें गुणा तो माइनस का आगे तो 2.5 x फिर माइनस 2.5 y फिर 6 चौक 24 240 माइनस 4x फिर इसकी इसमें गुणा 50 दूनी 100 फिर माइनस 2y फिर प्लस 3x प्लस 3y और 36 18 180। अब प्लस वाले जो x हैं उन्हें एक साथ ले आओगे। 6x और 3x कितने हो गए 9x। अब माइनस वाले माइनस के 2.5x और माइनस के 4x तो माइनस के 6.5x तो ये भी क्लियर हो गया इसमें। अब y वाले प्लस के लेंगे पहले 3y और 3y कितने के 6y तो ये क्लियर हो गया इसमें। अब माइनस के 2y और माइनस के 2.5y तो कितना आ गया माइनस के 4.5y तो ये भी क्लियर हो गया इसमें। अब प्लस के 250 और 100 प्लस के 350 250 350 और ये 240 भी जोड़ देंगे इसमें। तो जब 240 इसमें जोड़ेंगे तो 590 क्योंकि यहां जोड़ लेंगे देखो 350 240 तो 0 ये यानी कि 590 तो ये भी क्लियर हो गया इसमें प्लस वाले। अब आते हैं माइनस के 180 तो अब यहां देखो जब इसमें घटाओगे तो जब इसमें से ऐसे घटाओ 2.5 जमा जब इसमें से ऐसे घटाओगे तो 1.5 0 9 में से 8 जाके 1 और ये 4 यानी कि 410। तो क्या करना है इसका यानी कि यहां जो दिया है परिवहन का जो किराया है वो न्यूनतम यानी कि इसमें कह रहा है वो परिवहन का खर्चा अब जेड का माना क्या। अब यहां देखो यहां x जो है वो भी बड़ा बराबर किसके होगा 0 के
क्योंकि x ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऐसे y भी बड़ा बराबर 0 के होगा, और ये जो है 100 माइनस एक्स प्लस वाई, यह भी बड़ा बराबर 0 के। ऐसे 60 माइनस एक्स, ये भी बड़ा बराबर 0 के। ऐसी 50 माइनस वाई, ये भी बड़ा बराबर 0 के। और ऐसी x प्लस वाई माइनस 60 जो है, ये भी बड़ा बराबर 0 के होगा, क्योंकि कोई सी की भी वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अभी यहां देखो, अब ये वाली जो है समीकरण है, जब माइनस का यहाँ का ये, यानी कि जब इन्हें पक्षांतर करेंगे, यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई बड़ा बराबर, तो ये माइनस के 100, तो जैसे माइनस से माइनस काटेंगे तो देखो यहाँ, तो x प्लस वाई, ये साइन चेंज होगा, इस तरह से इधर को आ जाएगा, ये यानी कि 100 अधिकतम हो गया। अब यहाँ देखो, इसे ऐसे ही से सोल्व कर लेंगे, तो x जब माइनस का साइन हटाओगे तो ये साइन इनका चला जाएगा, यानी कि 60। ऐसी y इसे भी ऐसे सोल्व कर लेंगे, और इसी प्रकार से x प्लस वाई, तो जब इसे ले जाओगे तो यहाँ बड़ा बराबर कितने, 60 के। ये हमारी असमीकरण प्राप्त हुई। अब इन असमीकरणों को, अब यहाँ थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है, हम समीकरण रूप में लेंगे इन्हें, क्योंकि जब इन असमीकरणों द्वारा हम घिरे क्षेत्र को ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले इन्हें हमें ग्राफ पर दर्शाने के लिए समीकरण रूप में दिखाना इन्हें जरूरी है, ठीक है ना। तो समीकरण रूप में लेने पर तो x बराबर 0, y बराबर 0, ये पहले नंबर पे, x जमा वाई बराबर 100, x बराबर 60 और y बराबर 50। ये थर्ड नंबर पे, यानी कि इन दोनों के साथ दिखा दिया इसमें, और x जमा y बराबर 60, यह है फोर्थ नंबर पे, ठीक है, पहले से नोट कर लो। अब देखो यहाँ जो लिखी है समीकरण, मैंने यहाँ अपनी सुविधा के लिए है नोट कर ली है। जिसे सवाल करने में आसानी हो, तो अब इसके लिए ग्राफ बना लेंगे। x o x डैश y o y डैश, यहां दर्शा देंगे y बराबर 0, x बराबर 0 अक्षों पे। अब समीकरण 2 के लिए ग्राफ बना लेंगे, यानी कि टेबल, समीकरण 2 के लिए टेबल बना लेंगे। समीकरण 2 से
एक्स वाई, जब x के स्थान पे 0 रखेंगे तो y का कितना, 100, और जब y के स्थान पे 0 रखेंगे तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 100। तो a पॉइंट 0, 100, b 100, 0। तो एक बड़ा खाना 10 के ले लेंगे इसमें, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो पहला पॉइंट ये दिखा देंगे यहाँ 0, 100, यहाँ बी लिख देंगे, सौ कोमा 0, ए बी को मिला देंगे, समीकरण को लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 100। अब x बराबर 60 और y बराबर 50 को इस पर दर्शा देंगे, तो x बराबर 60, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6। x बराबर 60 जो y x के समानांतर है, यहाँ लिख देंगे x बराबर 60। अब y बराबर 50 दर्शा देंगे, जो x के समांतर है, 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 50 जो है रेखा है। तो बिंदु B, तो बिंदु C साठ, 0, बिंदु D 0, 50, और जो इनका इंटरसेक्ट पॉइंट है ये E, तो x का मान कितना है, 60, तो 60 पहला जगह, और y 50, यानी कि 60, 50 ऐसे। अब रेखा का समीकरण x प्लस वाई बराबर 60 के लिए हम टेबल बना लेंगे। समीकरण 4 से x y, यदि x का मान 0 तो y का मान 60, यदि y का मान 0 तो x का 60। तो बिंदु E F, यहाँ लिख देंगे F 0, 60, यहाँ बिंदु G 60, 0। तो F पॉइंट 0, 60, तो 10, 20, 30, 40, 50 ये हो गया था, और ये 60, तो यहाँ बिंदु F 0, 60, और G पॉइंट C और G एक साथ आ गए, इस वाले बिंदु को हम यहाँ नीचे लिख देंगे इसे,
0,50 और F और G को मिलाने वाली रेखा जो है खींच देंगे x जमा वाई बराबर 60। अब हमें परिच्छेद बिंदु निकालने हैं। देखो यहाँ तो पहले से थोड़ा नोट कर लो इसे। इस बिंदु को भी लिख लेंगे। देखो यहाँ D है ये, क्योंकि यहाँ बिंदु था तो ये रेखा आने की वजह से यहाँ इसमें यहाँ D लिख रखा था तो मैंने ये इधर लिख दिया इसमें, यानी कि ये वाला बिंदु। अब देखो तो एफ जी, अब ये इंटरसेक्ट पॉइंट देखो, एक तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट है और ये वाले, इन दोनों को निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो गया। तो जी इस वाले को लिख लेंगे एच और ये वाला इंटरसेक्ट पॉइंट जो है उसे लिख लेंगे आई। तो अब यहां देखो प्रतिच्छेद बिंदु H के लिए तो H पे कौन कौन सी रेखा प्रक्षेप कर रही है? एक तो x प्लस वाई बराबर 100 और एक x बराबर 60, यानी कि x प्लस वाई बराबर 100 और x बराबर 60। ठीक है, तो यहां देखो दो में जो दो है x बराबर 60 रखने पर तो जैसे x बराबर 60 हम इसमें दो में रख लेंगे तो यहां देखो तो 60 जमा वाई बराबर कितना 100, तो y का कितना आ गया इसमें 40। तो h के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए 60,40। अब बिंदु I के लिए, परिच्छेद बिंदु I के लिए, तो I के लिए लिख देंगे तो अब I पे एक तो y बराबर 50 और x जमा वाई बराबर 100, तो हम क्या करेंगे दो में y बराबर 50 रखने पर तो x जमा 50 बराबर 100, तो x बराबर कितना गया 50। तो ये जो I पॉइंट है ये आ गया 50-50। अब एक इंटरसेक्ट पॉइंट जो है I और यहां पर है ये J, इसे भी ज्ञात कर लेंगे। देखो जब J इंटरसेक्ट पॉइंट को ज्ञात करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 60 द्वारा और y बराबर 50 द्वारा यह प्रतिच्छेदित है। तो क्या करेंगे x प्लस वाई बराबर की 4 में तो बिंदु J के लिए J के लिए 4 में 4 में क्या रख लेंगे y बराबर 50, क्योंकि ये इंटरसेक्ट जो है दो रेखाओं द्वारा है कि y बराबर 50 और x जमा वाई बराबर 60। तो 4 में x बराबर 50 रखने पर y बराबर 50, तो 4 में y बराबर 50 रखने पर तो 4 में जहां y यहाँ 50 रख लेंगे तो x जमा 50 बराबर कितना आ जाएगा 60, तो x बराबर कितना आ गया 10। तो J के निर्देशांक आ गए 10,50। अब देखो अब इनका क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। x बराबर 0, y बराबर 0, तो ये तो क्षेत्र
इस डायरेक्शन में आओगे देखो। उसके बाद यहाँ आ जाओ, x जमा वाई छोटा बराबर 100 के, यदि x के स्थान पे हम 0 और y का स्थान 0 का है तो यह सत्य है, क्योंकि 0 100 से छोटा है। तो इसका क्षेत्र कहाँ होगा? नीचे की तरफ को, यानी कि मूल बिंदु भी इसके क्षेत्र में है। अब यहां आ जाओ, x छोटा किससे 60 से, तो जब x छोटा 60 से है तो छोटा इस साइड में होगा, ये वाली डायरेक्शन बन गई। ऐसे ही y छोटा 50 से, तो ये इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ को आ गई, क्योंकि ऊपर की ओर अधिक और नीचे की ओर कम। अब x जमा वाई बड़ा बराबर किसके 60 के, तो जैसे हम x के स्थान पे 0 y के स्थान 0 रखेंगे तो यह सत्य बनता है, क्योंकि इसके क्षेत्र में मूल बिंदु नहीं आता इस रेखा के, तो इसलिए इसका अपोजिट हो गया। तो एक बात देखो, अब इसके द्वारा क्षेत्र जो है x बराबर, यानी कि x जो है बड़ा बराबर के द्वारा भी ये घिरा क्षेत्र है, तो सभी के लिए यह उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि ये वाला क्षेत्र भी यहाँ आगे डायरेक्शन में, ये वाला भी इसी में, तो सभी जो है क्षेत्र किससे गुजरेंगे? भाग, यानी कि जो क्षेत्र भाग है GHIJ, इस वाले क्षेत्र से हो गए, ये सारे क्षेत्र गुजरेंगे, चाहे इसके द्वारा या इसके द्वारा, यानी किसी के द्वारा भी। तो उभयनिष्ठ क्षेत्र जो है हमारा क्या आ गया? GHIJ, ठीक है, ये वाला उभयनिष्ठ क्षेत्र आ गया इसमें। तो अब देखो, अब यहां देखो कोणीय बिंदु और z का मान लिख लेंगे 2.5x जमा 1.5y जमा 410, तो कोणीय बिंदु लिख लेंगे इसके। तो C और G एक साथ है, C और G, तो CG तो 60 कोमा 0, उसके बाद H साठ कोमा 40, तो G हो गया, H हो गया I 50-50, उसके बाद J 10,50, ठीक है। तो अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, इसमें x और y के मान इसके अनुसार रखते रहेंगे और इन्हें प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो हमें न्यूनतम जो परिवहन का खर्चा वो बताना है कि, तो अब यहां देखो, इसमें सबसे कम क्या है 510 N में, तो यहां लिख देंगे न्यूनतम, यहां आ गया न्यूनतम। तो अब ये देखो, तो इसका अर्थ यह हुआ जो इसमें दिया है कि यहां जो 10 क्विंटल यानी कि इसका जो मान था इसमें, और यहां 50 की ढुलाई पर जो है, अगर इस एवरेज से ढुलाई होती है तो 510 का न्यूनतम किराया जो है वो परिवहन का इसमें बनेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, नोट कर लो। अब देखो, यदि वह सप्लाई करे x बराबर 10 क्विंटल और y बराबर 50, तो 510 रुपये का जो है न्यूनतम परिवहन लगता है, किराया जो लगता है, ठीक है। अब देखो, तो तब ऐसी स्थिति में तब भंडार A से D को x था, x लिया था हमने, तो 10 क्विंटल x के स्थान पर 10, उसके बाद E को y का 50 था तो 50 हो गया, और F को यहाँ था 100 माइनस x प्लस y आ रहा था हमारा टेबल में, क्योंकि टेबल मिटा दी तो हम ऐसे लिखना पड़ा उस टेबल का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ देखो, तो 100 माइनस यहाँ कितना के 60, तो बराबर कितना के 40। अब भंडार B से D E F को, तो अब देखो यहाँ 60 माइनस x रह गया था,
क्योंकि एक्स तो वहाँ क्लियर हो गया था, तो 60 में से 10 जा कितना 50 क्विंटल। उसके बाद यहाँ 50 माइनस वाई था, तो वाई का मान कितना 50 है, तो 50 माइनस 50 क्विंटल यानी कि 0 क्विंटल। और जो इसी की जो इक्वेशन बनी थी एक्स प्लस वाई माइनस 60 थी, तो एक्स की जगह क्या रख दिया हमने 10 और वाई की जगह 50, तो 60 क्विंटल की 0 क्विंटल, यानी कि जब इसमें घटाओगे तो वो 0 क्विंटल। ठीक है, तो तब ऐसी स्थिति में क्या है, न्यूनतम परिवहन जो है किराया लगता है। ठीक है, इसे नोट करो। अब देखो सवाल नंबर 7, उसमें दिया है परिवहन व्यय प्रति 10 लीटर पर किलोमीटर 1 रुपया। तो परिवहन व्यय हम क्या करेंगे इसमें, 1 लीटर पर किलोमीटर जो है 1 को 10 से भाग करके 0.1 आ गया। अब यहां हमने टेबल बना ली इसमें। अब जो डिपो ए और डिपो बी जो दिए हैं इसमें, तो ए से जो डी की दूरी दे रखी थी उसमें 7 किलोमीटर, ऐसी ई की दूरी थी 6 किलोमीटर, और ए से एफ की दूरी थी 3 किलोमीटर। इसी प्रकार से डिपो बी से डी की दूरी पेट्रोल पंप की 3 किलोमीटर, ऐसे ई की 4 किलोमीटर, ऐसे ही एफ की 2 किलोमीटर थी। अब जब परिवहन व्यय 1 लीटर पर किलोमीटर 0.1 का आता है इसमें, तो 7 गुना 0.1 यानी गुणा करते चले जाएंगे, तो इसका व्यय 0.7, ऐसे ही 6 गुना 0.1 तो 0.6 हो जाएगा, ऐसे 3 किलोमीटर का इसमें 3 गुना 0.1 बराबर 0.3, ऐसे ही गुणा कर देंगे इसमें, यहाँ भी बी में भी 3 गुना 0.1 बराबर 0.3, 4 गुना 0.1 बराबर 0.4, 2 गुना 0.1 0.2, इस तरह से। अब आगे बताया उसने कि जो पेट्रोल पंप जो डी की आवश्यकता है उसे 4500 लीटर तेल चाहिए, जो ई है उसे 3000 लीटर, और जो एफ है उसे 3500 लीटर तेल की आवश्यकता है। जबकि जो डिपो ए है उसकी क्षमता जो है 7000 लीटर की है, और जो डिपो बी है उसकी क्षमता 4000 लीटर की है। अब सपोज करो कि ए डिपो पेट्रोल पंप डी को यदि x लीटर सप्लाई करता है और ए डिपो ई को y लीटर सप्लाई करता है, तो बाकी जो बचा हुआ है यानी कि 7000 लीटर की क्षमता है, तो 7000 लीटर में से यदि हम x प्लस वाई घटा दें तो ये f को मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से जब इसकी क्षमता 4500 यानी कि इसकी आवश्यकता 4500 लीटर की थी पेट्रोल पंप डी की, तो x यहां मिल गया, तो बाकी 4500 माइनस एक्स किससे मिलेगा, b से। ऐसे ही y से यहां प्राप्त हो गया था, तो अब क्षमता इसकी कितनी है 3000 लीटर, तो 3000 लीटर में y तो प्राप्त हो गया, तो 3000 माइनस वाई किससे, b से मिलेगा। जब b की क्षमता जो है डिपो 4000 लीटर की है, तो 4000 में से जो प्राप्त हो गया 4500 माइनस एक्स यानी कि ये इसमें निकाल दो, और प्लस 3000 माइनस वाई, ये तो इन्हें प्राप्त हो गया। जो बचा कुछ है वो किसे मिलेगा, एफ को मिलेगा। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं देखो यहाँ, तो 4000 माइनस 4500 ये प्लस का एक्स हो गया, माइनस के 3000 और प्लस के वाई, तो एक्स प्लस वाई माइनस 3500 आता है। अब देखो उद्देश्य फलन लिख लेंगे हम यहाँ, तो तब उद्देश्य फलन जो बनता है देखो यहां z बराबर, उद्देश्य फलन जो z बराबर बनेगा, अब वह परिवहन व्यय का है, यानी कि परिवहन व्यय के लिए हम उद्देश्य फलन बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे देखो यहां, पहले a से स्टार्ट करेंगे, तो 0.7 की गुणा, क्योंकि यहां पर व्यय कितना है वो 0.7। अब ठीक है, तो x लीटर के लिए तो ऐसे गुणा करेंगे, फिर y लीटर के लिए, यानी कि टोटल जो है गुणा करते चले जाएंगे। ठीक है, ये तो किलोमीटर के हिसाब से व्यय था, जब अब इसमें लीटर के, यानी कि लीटर भी इसमें गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा करते चलेंगे, तो 0.7 की x में 7 ये आ गया, फिर 0.6 y, फिर 0.3
7000 माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसे ही 0.3 4500 माइनस एक्स, ऐसी 0.4 0.4 की गुणा किसमें 3000 माइनस वाई, ऐसी प्लस 0.2 की गुणा, इसकी जो कैलकुलेशन है यहाँ आई एक्स प्लस वाई माइनस 3500। पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसे हम तुम्हें दिखाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, जब हमने कैलकुलेशन की इनकी, तो कैलकुलेशन करने पे जो हमारा जो जेड का मान आया वो 0.3x जमा 0.1 वाई जमा 3950, ठीक है। तो अब क्योंकि मुझे कैलकुलेशन भी करनी है तो इसे नोट कर लो, ठीक है। नोट करने के बाद मैं जेड का मान इसे डायरेक्ट यहाँ लिख दूंगा और इसे मिटा रहा हूँ इसे, ठीक है, ताकि ये, तो अब देखो इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट करना है इसे। तो जेड मैंने आ गया हमारा, ये जो उद्देश्य फलन है 0.3x जमा 0.1 वाई और जमा 3950, ये उद्देश्य फलन आ गया। अब इसमें न्यूनतमीकरण करना, न्यूनतम यहां लिख लेंगे न्यूनतम। अब इन्हें बारी बारी से लिख के चलेंगे। x बड़ा बराबर 0, y बड़ा बराबर 0, ऐसे ही 7000 माइनस यहाँ x प्लस वाई बड़ा बराबर 0, क्योंकि किसी की भी वैल्यू इनमें ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसे कैलकुलेशन थोड़ी सी आगे कर लेंगे। देखो इस वाले को, तो इसे लिख लेंगे x प्लस वाई छोटा बराबर 7000 के, ये कैलकुलेशन में आ गया। अब इधर आ जाओ, यहां लिख लेंगे 4500 माइनस एक्स बड़ा बराबर 0, तो x छोटा बराबर 4500 के हो जाएगा। ऐसे 3000 माइनस वाई बड़ा बराबर 0, तो y छोटा बराबर, क्योंकि जब इसे पक्षांतर करेंगे इसमें तो माइनस से माइनस कटेगा तो साइन घूम जाएगा इसमें, ये 3000 अब ऐसे ही x प्लस वाई माइनस 3500 बड़ा बराबर 0, तो इसे भी लिख लेंगे x प्लस वाई बड़ा बराबर कितना
3500, क्योंकि डायरेक्ट ये यहाँ के प्लस हो गया, कोई माइनस से भाग नहीं हुआ, तो इसलिए साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। ये माइनस का 3500 यहाँ के प्लस का 3500, ठीक है। तो ये हमारे अवरोध प्राप्त होगी, ऐसा समीकरण प्राप्त होगी। अब इन सभी को समीकरण रूप में लिख लेंगे, क्योंकि इनके द्वारा घिरे क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें समीकरण रूप में लिखना होगा। तो लिख लेंगे समीकरण रूप में लिखने पर तो x बराबर 0, y बराबर 0, फर्स्ट पे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 7000, इस सेकंड पे x बराबर 4500, ये थर्ड पे, बल्कि x बराबर 4500 और y बराबर 3000, इन्हें एक साथ लिख लेंगे। कॉमा लगा के y बराबर 3000, ये थर्ड नंबर पे, और x प्लस वाई बराबर कितना 3500। तो जैसे कि मैंने पूर्व के सवालों में बताया है कि किस तरह टेबल बनानी है, कैसे ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लो, और मैं इसका ग्राफ और कैलकुलेशन तुम्हें एकदम एक साथ ही नोट करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने ये कैलकुलेशन कर ली, और डायरेक्टली हमें तुम्हें यहाँ इसलिए नोट करवा रहे हैं क्योंकि जो प्रश्न संख्या 6 थी वो इस तरह की कैलकुलेशन का था, ठीक है ना। तो यहाँ इसमें हमने x बराबर 0, y बराबर 0 को दिखा दिया इस पर। अब समीकरण 2 से x प्लस वाई बराबर कितना है 7000, तो समीकरण 2 से हमने टेबल बना ली, ठीक है। ये बिंदु ज्ञात कर लिया हमने, और ये बिंदु यानी कि यहाँ बिंदु A हमने 0,7000 और B 7000,0 ये दिखा के हमने एक रेखा खींच ली, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 7000, x बराबर 4500 y x के समांतर, और यहाँ पर 4500 यहाँ दिखा दिए, और ऐसे x के समांतर y बराबर 3000 भी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में कैलकुलेशन बताई थी, इस तरह से हमने y बराबर 3000 भी ये दिखा दिया, ठीक है। तो समीकरण 3 से ये टेबल बना के हमने, अब समीकरण 3 को हमने x जमा y बराबर कितना है 3500, तो इसके लिए बिंदु C 0,3500 और बिंदु D 3500,0 ये निकाल के हमने ये रेखा खींच ली x प्लस वाई बराबर 3500, जो रेखा x जमा वाई बराबर 7000 के समानांतर है। इन्हें दिखाने के बाद बिंदु F के लिए, तो बिंदु F के लिए हमने 2 में x बराबर 4500, क्योंकि जो बिंदु F है वो x जमा वाई बराबर 7000 और x बराबर 4500 इन दोनों के प्रच्छेद बिंदु से होकर प्राप्त होता है, यानी कि इन दोनों के प्रच्छेद से प्राप्त होता है। तो ये रखने पर हमने बिंदु F प्राप्त कर लिया। इसी तरह से बिंदु G हमने प्राप्त कर लिया इसमें, और ऐसे ही यहाँ पर बिंदु I भी हमने प्राप्त कर लिया, ठीक। अब इनका जो उभयनिष्ठ क्षेत्र बनता है इसमें, ये क्षेत्र हमने दर्शा दिया है। तो इसके जो कोणीय बिंदु हैं जिनके उभयनिष्ठ क्षेत्र बनता है हमारा D, H, F, G और I, ये वाला क्षेत्र बनता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। इसमें इसे कोणीय बिंदु लिख दिए। अब यहाँ पर 4400 क्या आया, ये न्यूनतम, यानी कि Z के मानों में सबसे न्यूनतम जो है 4400 है। तो अब डिपो A से D, E तथा F पेट्रोल पंपों को जो आपूर्ति है, X का मान कितना है 500,
तो 500 लीटर लिख दिया। y का मान कितना है 3000, तो 3000 लीटर, ठीक है। और बाकी यहाँ 7000 में से जो x और y के मान हमने यहाँ घटा दिए, ठीक है, तो 3500 लीटर। तो a के लिए आपूर्ति दिखा दी। अब b के लिए आपूर्ति, तो 4500 में से x घटा देंगे, यहाँ x का मान घटा 4000 हो गया। उसके बाद यहाँ 3000 में से y का मान जो आया था वो घटा दिया, इसमें 0 हो गया। ऐसे ही x प्लस वाई माइनस 3500, तो x प्लस वाई इन्हें जोड़ के 3500 घटा दिया, 0 लीटर, ठीक है। पर न्यूनतम परिवहन व्यय जो है वो 4400 रुपये आता है, ठीक है, इसे नोट कर लो।